हेलो एवरीवन। तो हम बात करेंगे आज एक नया और कमाल का चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। केटीजी अगर आपको समझ आता है तभी आपको थर्मोडायनामिक्स की कहानियां समझ आएगी। पर मैंने आपसे जो बोला था कि साहब केटीजी को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें रेडिएशन सिखाऊंगा और इसी चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, थर्मल एक्सपांशन भी यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रेडिएशन में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे थे तब हमने रेडिएशन को बोला था कि साहब अगले अगले वाले लेक्चर के अंदर आपको सिखाया जाएगा। तो साहब रेडिएशन सीखेंगे, रेडिएशन, ठीक है साहब। थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन भी इसी के अंदर सीखने वाले हैं। और केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि साहब किसी भी चैप्टर में पढ़ाया जा सकता है। मैंने कहा हाँ ऐसा कुछ नहीं है, रेडिएशन को पढ़ाया जा सकता है भाई। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहीं पर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सबसे पहले बात करने वाले हम किसकी, रेडिएशन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटे, रेडिएशन की। अलग से क्यों लिया सर इस टॉपिक को आपने, मैंने कहा उसका एक लॉजिक भी था कि साहब रेडिएशन जो है हीट ट्रांसफर का मोड है। किसका मोड है रे, हीट ट्रांसफर का मोड है। सन से हमारे पास जो एनर्जी आती है वो रेडिएशन के थ्रू आती है। अगर मैं बात करूं कि हीट ट्रांसफर में कहीं से कोई क्वेश्चन अटकता है वो रेडिएशन है। कहां से अटकता है बेटे, रेडिएशन से अटकता है साहब। आज के बाद आपका रेडिएशन का कोई क्वेश्चन अटकेगा ही नहीं भाई। तो बात करते हैं साहब रेडिएशन क्या है, क्या कहानी है। मैंने कहा कुछ बातें जो मुझे आपसे करनी है कि क्या, कि रानी अनीता टीना तीनों एक है। कैसे हैं ये, रानी कौन है, अनीता कौन है, टीना कौन है। मैंने कहा देख भाई, जब भी किसी सरफेस पे एनर्जी फॉल होती है, एनर्जी क्या होती है, फॉल होती है। मान लो कि यहां से साहब एनर्जी आ रही है, ई एनर्जी, हाँ, और ये किसी सरफेस पे गिरती है साहब। ध्यान दीजिएगा बेटे, क्या गिरती हैं, किसी सरफेस पे गिरती हैं। तो इस एनर्जी के हमेशा तीन टुकड़े होते हैं भाई। कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाता है, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो जाता है। जब भी एनर्जी गिरेगी, ये इंसिडेंट एनर्जी है, हमेशा इसके साथ तीनों कहानियां होती है। कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिटेड हो जाएगा। हाँ, यानी कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो तीन टुकड़ों में टूट गई साहब। हाँ, तो यहां से कोई तीन नई फिजिकल क्वांटिटी जो डिफाइन करी गई, जो नाम पावर है, पर वो पावर जैसा उनमें कुछ भी नहीं है। एहसास है बस किसका बेटे, पावर का। किसका, पावर का एहसास है, पर पावर जैसा कुछ है ही नहीं। कि क्या है सर ये, मैंने कहा सुनिएगा। एक चीज डिफाइन करी गई जिसको बोला गया रिफ्लेक्टिंग पावर। क्या बोला गया बेटा, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग पावर। ये रिफ्लेक्टिंग पावर क्या है, मैंने कहा रिफ्लेक्टिंग पावर क्या, कि ये इस बात का एहसास है कि अगर साहब 100 जूल एनर्जी यहां गिरती है, हाँ, मान लो कि उसमें से 60 जूल तो हो गई, क्या 60 जूल साहब रिफ्लेक्ट हो गई, और सर 30 जूल एब्जॉर्ब हो गई, और 10 जूल ट्रांसमिट हो गई ना, 60-60। यस सर, 60-60 या 100-100 हो गई क्या। अरे टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी ना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म सर। तो साहब ये ऐसी कहानी हुई। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इंसिडेंट एनर्जी के कंपैरिजन में कितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई, तो आप क्या कहोगे, 60/100। बोल हाँ या ना, यस सर। आपसे कहा जाए कि इंसिडेंट एनर्जी के कंपैरिजन में कितनी एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, बोल आया क्या, 30/100। कितनी ट्रांसमिट हुई इंसिडेंट के कंपैरिजन में, सर 10/100। यानी कि एहसास है, रिफ्लेक्टिंग पावर किसका एहसास है, कि इंसिडेंट एनर्जी के कंपैरिजन में कितनी रिफ्लेक्ट हुई है। यानी कि रिफ्लेक्टेड एनर्जी, देखिएगा, रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, इसको छोटे आर से डिनोट करते हैं बेटे। तो ये हो जाएगा क्या, R/E। नहीं आया क्या, अरे कैपिटल आर क्या आ गया, R इंटू कैपिटल ई। ये आर क्या है, RE रिफ्लेक्टेड एनर्जी है। RE क्या है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी है। RE क्या है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी है। मैं आपसे ऐसे ही कहता कि सर एब्जॉर्प्टिव पावर, कौन सी पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर,
एब्जॉर्टिव पावर, ऐसे भी कुछ भी लिख दो आप, एब्जॉर्टिव पावर। एब्जॉर्टिव पावर क्या होगी सर? छोटे ए से डिनोट करते हैं। कितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई? मैंने कहा ई। कितनी एब्जॉर्ब हुई? ए। तो ए बराबर छोटा ए इंटू ई। आया क्या? एब्जॉर्टिव पावर समझ आई है? एब्जॉर्टिव पावर क्या होगी? एब्जॉर्टिव पावर होगी, एब्जॉर्टिव है भाई, एब्जॉर्टिंग नहीं लिखेंगे इसको, ऐसे लिख दीजिए एब्जॉर्टिव पावर तो क्या होगी? ये होगी। अब मैं आपसे कहूं ट्रांसमिटेड पावर क्या होगी? ट्रांसमिटेड पावर, ट्रांसमिटेड पावर क्या होगी साहब? सर इंसिडेंट एनर्जी ए, कितनी ट्रांसफर हुई? कैपिटल टी। तो ट्रांसमिटेड पावर को छोटे टी से, क्या ट्रांसमिटेड एनर्जी टी है, इंसिडेंट एनर्जी ई है, तो कैपिटल टी कितना आया? छोटा टी इंटू ई। अब जो मैं बोला था रानी, अनीता, टीना, तीनों एक है। कैसे है? ऐसे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे साहब। जितनी आती है ये आई है, कितनी जाती है? कैपिटल आर गई। कितनी एब्जॉर्ब हुई? कैपिटल ए। कितनी ट्रांसमिट हुई? कैपिटल टी। बोल आया क्या? हाँ सर। तो एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है साहब कि इंसिडेंट एनर्जी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस एब्जॉर्प्टिव एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी। ई बराबर क्या आर इंटू ई है, ये छोटा ए इंटू ई है, प्लस ये छोटा टी इंटू कैपिटल ई है। हाँ सर। इन्हें ई को मार दिया, आर प्लस ए प्लस टी बराबर 1। हाँ, रेट बराबर भी 1 है, या रानी, अनीता, टीना बराबर 1 है। यानी कि सम ऑफ रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्टिव पावर और ट्रांसमिटेड पावर क्या होता है? 1 होता है। ये बहुत ज्यादा काम आएगा मॉडर्न फिजिक्स 12th के अंदर जब आप पढ़ोगे। यहां पर भी काम का है, जो हमें याद रखना है साहब कि रिफ्लेक्टिंग पावर, एब्जॉर्टिव पावर और ट्रांसमिटेड पावर का सम कितना होता है? 1। टीएमआर कर लीजिएगा बच्चे इसको। बढ़े आगे। अब यहां तक किसी को कोई दिक्कत कैसी भी तो बता दीजिए, कैसे भी किसी को भी दिक्कत हो तो। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवॉस्ट थ्योरी, प्रीवॉस्ट हीट एक्सचेंज थ्योरी, एक्सचेंज थ्योरी। प्रीवॉस्ट साहब ने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, एनी ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स जिसका टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर शुड बी, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 0 केल्विन। 0 केल्विन से अगर ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट हीट ले भी सकता है और हीट दे भी सकता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो हीट ले भी सकता है और हीट दे भी सकता है। जैसे टेम्परेचर ऑफ बॉडी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, क्या टेम्परेचर ऑफ बॉडी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का कम है, तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा? बॉडी से सराउंडिंग की तरफ। तो टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर कहां से कहां? हीट ट्रांसफर होगा बेटे बॉडी टू, बॉडी टू सराउंडिंग, ठीक। और अगर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, तो हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा? हीट ट्रांसफर कहां से कहां होगा? सराउंडिंग से बॉडी की तरफ, सराउंडिंग से बॉडी की तरफ। इसको छोटा छोटा लिखोगे अच्छा लगेगा, टीएस कर लीजिए, इसको भी टीएस कर लीजिए, ठीक है। प्रीवॉस्ट साहब ने क्या कहा कि एनी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो हीट का एक्सचेंज करती है। अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से तो हीट ट्रांसफर कर रहा होगा, यानी कि क्या रेडिएट कर रही होगी, और टेम्परेचर कम है सराउंडिंग से तो हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी। बोलाया क्या? हाँ। अब क्या कहानी है साहब, अब क्या कहानी है साहब?
मैंने कहा एक चीज डिफाइन करी गई जिसको बोला इमिसिव पावर। अब ये चैप्टर समझ क्यों नहीं आता है, उसका एक रीजन है। इसमें क्या कहानी है, मैंने कहा इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं साहब, इसमें छोटी छोटी बातें हैं। इसमें क्या है बेटे, छोटी छोटी। हाँ, तो इमिसिव पावर की हम बात कर रहे हैं कि साहब इमिसिव पावर क्या होता है। अब देखिए इस वाले चैप्टर में बच्चा परेशान किस लिए है कि साहब इसमें नाम एक जैसे हैं सर। इमिसिव पावर को ई से डिफाइन करते हैं बेटा, किससे, ई से। अब ये इमिसिव पावर क्या होती है, इमिसिव पावर क्या होती है। मैंने कहा यहां पे एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड, रेडिएट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, यानी कि यहां पे आ जाएगा क्या, सेकेंड, कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड किस बात का एहसास है, किसी भी बॉडी की इमिसिव पावर। इमिसिव पावर है कि एक सेकेंड में उसके यूनिट एरिया से कितना एनर्जी रेडिएट हो रहा है। तो इसको डिफाइन किया गया साहब क्या, Q अपॉन A इंटू टी। किसी को कोई तकलीफ है इसमें, इमिसिव पावर में ऐसे ही लर्न करना है। डेफिनेशन से ही फॉर्मूला आया है बेटे, किससे, डेफिनेशन से ही फॉर्मूला आया है। अब इमिसिव पावर साहब देखिएगा कुछ नाम एक जैसे मिलेंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सीखते रहे और चीजों को समझते रहे। अब अगर डेफिनेशन से फॉर्मूला आया है तो एक और चीज होती है ब्लैक बॉडी। क्या होती है बेटे, ब्लैक बॉडी। अब आप कहोगे कि साहब ये ब्लैक बॉडी कौन है, बेस ब्लैक बॉडी है ना, है ना, ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो काली है वो ब्लैक बॉडी है, हाँ या ना, और जो व्हाइट है वो व्हाइट बॉडी है ना। ब्लैक बॉडी का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक बॉडी है, कैसी है, ब्लैक बॉडी, तो इसका मतलब है साहब 100% एब्जॉर्प्शन, 100% एब्जॉर्प्शन, 100% एब्जॉर्ब कर लो, एब्जॉर्ब, और 100% रेडिएशन या ट्रांसमिशन, 100% रेडिएशन। नहीं आया कि अगर इसमें 5 जूल एनर्जी गिरेगी तो 5 की 5 पूरी एब्जॉर्ब कर लेगी, और रेडिएट भी कितनी करेगी, 5 की 5, यानी कि जितनी एनर्जी इसमें गिरेगी उतनी की उतनी एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बॉडी है, हाँ, क्या ये ब्लैक बॉडी है, मैंने कहा ये ब्लैक बॉडी है। काली दिखती है इसका मतलब ब्लैक बॉडी नहीं है, ब्लैक बॉडी का मतलब है ये वाली कंडीशन फुलफिल होना कि किसी भी बॉडी के अंदर अगर हम एनर्जी एनर्जी गिराते हैं तो वो 100% एब्जॉर्ब करे, 100% रेडिएट करे। अब आपने देखा होगा जो भैंसे होती हैं उनको गर्मी बहुत लगती है क्योंकि उनकी बॉडी ब्लैक होती है, पर वो ब्लैक बॉडी होगा इस बात की गारंटी नहीं है। ब्लैक बॉडी का मतलब जितनी एनर्जी आ रही है उतनी 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 क्या करे, वो एब्जॉर्ब करे और रेडिएट करे। आइडियल ब्लैक बॉडी थोड़ी है, नॉर्मल ब्लैक बॉडी मान सकते हो, आइडियल ब्लैक बॉडी का ये कंडीशन है। अगर यहां पे एक एनर्जी गिरती है बेटा क्यू आई, हाँ, तो एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कितना किया इसने, क्यू आई, हाँ सर, और एनर्जी रेडिएट कितना किया इसने, एनर्जी रेडिएट कितना रेडिएट किया इसने, क्यू आई ही रेडिएट कर दिया। पर सोचो अगर सर ये ब्लैक बॉडी नहीं होती, नॉर्मल बॉडी होती तो फिर क्या होता। मैं आपसे कहता कि साहब नॉर्मल बॉडी होती, कौन सी होती, नॉर्मल बॉडी। तो नॉर्मल बॉडी का क्या कहानी होती कि साहब ये नॉर्मल बॉडी है, इसमें कितना एनर्जी गिर रहा है, मैंने कहा क्यू आई, तो एनर्जी कितना एब्जॉर्ब करती है, चल बता, एनर्जी एब्जॉर्ब, अरे बोल भाई कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी नॉर्मल बॉडी। ओहो, उड़ गए ना बेटे। सर नॉर्मल बॉडी की एब्जॉर्बिंग पावर कितनी होती है, ए, अरे हाँ या ना, एब्जॉर्बिंग पावर पे ही डिपेंड, एब्जॉर्बिंग पावर जो होगी उसी पे डिपेंड करेगा ना कितना एब्जॉर्ब करेगी। अगर उसकी एब्जॉर्बिंग पावर कितना है, 0.5 है, तो वो 0.5 इंटू क्यू आई कर लेगी। बोल हाँ या क्या, अरे क्या करेगी, ए इंटू क्यू आई, आया। अब रेडिएट कितना करेगी भाई,
रेडिएट, एनर्जी रेडिएट, एनर्जी रेडिएट कितना करेगी? अरे सर, जितनी एनर्जी आई है उतनी तो रेडिएट करेगी सर। ये कितनी करेगी? E इंटू क्यू आई। फिर तो सर ये ब्लैक बॉडी हो गई। मैंने कहा नहीं, सुनिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी क्या था? 100% एब्जॉर्प्शन है और 100% रेडिएशन है। नॉर्मल बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना तो रेडिएट ही करेगी ना भाई। मान लो कि ये कलर आपको क्या दिख रहा है, पर्पल, जो भी दिख रहा होगा, ब्लू ब्लू जैसा भी तुम्हें दिख रहा हो भाई, क्या इसका कलर चेंज हो रहा है? नहीं। पर क्या ये ऑब्जेक्ट एनर्जी का एक्सचेंज कर रहा है, हीट एक्सचेंज कर रहा है? यस। अगर इसका टेम्परेचर कम है तो सराउंडिंग से हीट ले रहा है। हाँ, और हीट ले रहा है, जितनी ले रहा है उतनी छोड़ भी रहा है भाई, रेगुलर। तभी तो इसका कलर नहीं बदल रहा भाई। आपने देखा ना, लोहा गर्म होने पे लाल हो जाता है, हाँ या ना? होता है, होता है ना? पर इसका, इसके साथ क्या हो रहा होगा कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ये रेडिएट कर रहा है, इसलिए इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है? तो नॉर्मल बॉडी भी अगर है, वो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब तो नहीं कर सकती, पर जितनी एब्जॉर्ब करेगी उतनी रेडिएट तो करेगी करेगी भाई। कोई दिक्कत किसी को? कैसे भी नहीं। अब एक साइंटिस्ट हमारे आए जिनका नाम था फेरी, फेरीज, फेरी और फेरी, फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज बीबी। ये फेरी की बीवी है। फेरी ने अपनी बीवी बना दी भाई। क्या कर दिया? बीवी बना दी फेरी ने। कैसे बनाई फेरी ने बीवी? क्या हुआ सर बीवी उसके साथ? मैंने कहा फेरी साहब थे। कौन थे? फेरी साहब। क्या सर उनको बीवी नहीं मिली? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता है बेटे, पर फेरी साहब ने क्या बनाई? बीवी बनाई। अब तुम पता नहीं कौन सी बीवी के बारे में सोच रहे हो, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक बॉडी की। किसकी? ब्लैक बॉडी की। होता है कभी कभी कि जीवन में जिसके खोज में हम निकलते वो नहीं मिलते, तो उसी के नाम पे कुछ और तो बनी जाता है भाई। तो उन्होंने ब्लैक बॉडी बनाई, फेरी साहब ने बीवी बना दी। उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऐसा एक ऑब्जेक्ट लिया, हाँ, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट मान लो, हाँ सर, और इस स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को अंदर से क्या कर दिया? ब्लैक कर दिया भाई। क्या कर दिया? ब्लैक। और यहां पे एक छोटा सा जगह छोड़ दिया, और यहां पे एक रिफ्लेक्टर लगाया, ऐसे ऐसे, ठीक है? जैसे ही लाइट यहां से इस पे गिरी, यहां से आई एनर्जी, इस पे आई, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। क्या ये हीट या लाइट बाहर जा पाएगी? नहीं, कैद हो गई। यानी कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट बना दिया जिसने 99.9999% एनर्जी को कैद कर लिया, और इसी को बोला फेरी साहब ने क्या? फेरीज बीबी, यानी कि फेरीज ब्लैक बॉडी। क्लियर कहानी? तो ये फेरी साहब की बीवी है भाई, भूल न जाना, साथिया साथ निभाना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं, किरचॉफ साहब आए, उन्होंने अपना लॉ दिया। क्या दिया? एक लॉ दिया उन्होंने, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। क्या कहा किरचॉफ साहब ने? उन्होंने कहा कि एक रूम बनाओ साहब, कि बना लो रूम। कौन सा रूम है? मैंने कहा आइसोलेटेड रूम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है साहब? कि हम तुम एक कमरे में बंद और चाबी गुम जाए, ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए सर, ऐसा, उसे ही तो आइसोलेटेड ही कहते हैं। ना कोई अंदर आए ना कोई बाहर जाए। पर अंदर बेटे, अंदर तो कुछ भी हो सकता है सर। उन्होंने दो आइडेंटिकल बॉडी ली बेटे। क्या ली? दो आइडेंटिकल बॉडी ली, जिनका डायमेंशन सेम, सब कुछ सेम, ठीक है? हाँ, ध्यान से सुनिएगा। दो आइडेंटिकल बॉडी ली, एक बीबी ली यानी कि ब्लैक बॉडी, और एक नॉर्मल बॉडी। डायमेंशन सेम है साहब, डायमेंशन सेम है। डायमेंशन क्या है? सेम है। एक ब्लैक बॉडी, एक नॉर्मल बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर टेम्परेचर सब सेम है। दोनों पे क्या किया? इस पे भी क्यू आई डाला और इस पे भी क्यू आई डाला, यानी कि एनर्जी इंसिडेंट कराई। तो मैंने कहा कि क्या बताना है?
कि साहब इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी की बताओ। इमिसिव पावर किसकी बताओ? ब्लैक बॉडी की। बताइए भाई इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का। इमिसिव पावर ऑफ बीबी। अरे बेटा क्या? इमिसिव पावर बीबी का बताओ। इमिसिव पावर ऑफ बीबी ब्लैक बॉडी की। मैंने कहा हाँ, उसको ईबी से लिखा। सर जितनी आएगी उतनी रेडिएट करेगी, तो इंसिडेंट क्यू आई तो रेडिएट भी क्यू आई अपॉन एरिया इंटू टाइम। यस सर। मैंने कहा इसका एरिया ए, इसका भी ए। मैंने कहा इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी। किसकी पावर? इमिसिव पावर। इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी। नॉर्मल बॉडी का इमिसिव पावर कितना होगा? ई लिख दिया। सर कितनी इंसिडेंट हुई? क्यू आई। कितनी एब्जॉर्ब हुई? ए इंटू क्यू आई। एब्जॉर्टिव पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो रेडिएट भी उतनी होगी, ए इंटू क्यू आई अपॉन ए इंटू टी। हाँ सर। मैंने कहा ये बात समझ में आई क्या? हाँ, दोनों का रेशियो निकालो। अरे दोनों का रेशियो निकालो। चलो सर आओ। ई बी अपॉन ई बराबर क्या? 1 अपॉन ए आया क्या? देखना, देख देख देख, बाकी कट गया सब। हाँ सर। क्या है ये? कि साहब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि क्या ई बी बराबर ई अपॉन ए लिख देता। हाँ, ध्यान से सीखता रहना। ये तो है इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। और ये क्या है? इमिसिव पावर, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी अपॉन एब्जॉर्टिव, एब्जॉर्टिव पावर। अब आप अगर ध्यान से देखो कि क्या कि साहब किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी है, उसके इमिसिव पावर और एब्जॉर्टिव पावर का जो रेशियो किसके बराबर आ रहा है? इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के। यानी कि अगर मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लेता, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेता ऐसे, कोई आइसोलेटेड सिस्टम में रख दे और क्या कहानी बनाते हम कि साहब एक दो, देखते चलो, सेम डायमेंशन के बन जा भाई, सेम डायमेंशन का। हाँ, तो आप ध्यान से देखिए, और एक ब्लैक बॉडी भी ले लो साहब। हाँ, अब आपसे मैं क्या कहता कि साहब ये तो बीबी है। क्या है? बीबी। अब इसकी इमिसिव पावर 1 2 3 4, इसकी क्या होती है इमिसिव पावर? E1 अपॉन A1। अरे बोल भाई, आया क्या? बराबर E2 अपॉन A2 बराबर E3 अपॉन A3 बराबर E4 अपॉन A4 बराबर डैश 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 EB। यानी कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ले लेते तो उनकी इमिसिव पावर और एब्जॉर्टिव पावर का जो रेशियो है वो क्या होता? उसी डायमेंशन की ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर के बराबर होता। ये हमें किरचॉफ साहब ने कहा। तो ये क्या कहानी हुई? समझ में तो कुछ नहीं आया सर। मैंने कहा सुनिए, आपसे ये कहा जाता है कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर। गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर। जो अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वो अच्छे इमीटर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके इमिसिव पावर और एब्जॉर्टिव पावर का रेशियो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। क्या रहता है? कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किरचॉफ साहब ने सिखाया हमें कि गुड इमीटर आर क्या होते हैं? गुड एब्जॉर्बर। जो अच्छे रेडिएटर होता है, जैसे क्या बोलते हैं, रात में कौन चमकता है? कौन चमकता है रात में भाई? नाम याद नहीं आ रहा अभी मेरे को। E1 अपॉन A1 बराबर क्या? E2 अपॉन A2 बराबर E3 अपॉन A3 डैश 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 इक्वल टू EB। गुड इमिटर आर गुड एब्जॉर्बर का मतलब है कि जितनी उसकी इमिसिव पावर है उतनी उसकी एब्जॉर्टिंग पावर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या कहानी होगी?
मैंने कहा इसके बाद एक और चीज डिफाइन करी गई। ओहो क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, इमिसिविटी। इमिसिविटी सर, अभी इमिसिव पावर था, ये इमिसिविटी क्या है? मैंने कहा इसीलिए बोला था बेटा, इसमें नाम बड़े कमाल के घातक घातक हैं। ये इमिसिविटी क्या होती है? मैंने कहा इमिसिविटी को डिफाइन किया गया कैसे? मैंने कहा देखिए, आपने अभी अभी ये पढ़ा कि E अपॉन ए बराबर ई बी है। हाँ, इससे याद रखिए, ये कहता है कि इमिसिव पावर ऑफ, देख 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 देख, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी बीबी, यानी कि E बराबर E अपॉन ई बी। हाँ, ये डेफिनेशन से आया है, मैंने नहीं बनाया है। इमिसिविटी का क्या फॉर्मूला है? इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी एंड इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। सर ये ए बी तो यही होता है। मैंने कहा हाँ, एब्जॉर्बिंग पावर भी यही होती है, ई अपॉन ई बी बराबर ए है। तो भाई इन दोनों से हम लिख सकते हैं ई बराबर ए। इमिसिविटी और एब्जॉर्बिंग पावर का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम होता है। ई और ए एक ही बात है, पर दोनों अलग अलग डेफिनेशन से आए हैं। इसका डेफिनेशन क्या है इमिसिविटी का? ये रहा। अब आपके लिए रेडिएशन इसीलिए टफ होता है क्योंकि हम इन टर्मिनोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, और नहीं समझ पाओगे इन टर्मिनोलॉजी को तो फिर तकलीफ होगी बेटे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे की कहानी हम सीखते हैं कि इसके बाद कौन आ गया। मैंने कहा इसके बाद आया कौन? जिसका तुम्हें था इंतजार, स्टीफन लो। स्टीफन साहब, स्टीफन लो। अरे भाई स्टीफन साहब का तो स्पेलिंग ही चमत्कारी है। स्टीफन लो लिख लोगे ना? स्टीफन लो नाम है भाई, उसमें स्पेलिंग क्या ढूंढ रहे हो सर? स्टीफन साहब ने क्या बोला सुनिएगा। उन्होंने एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट लिया। क्या लिया? स्पेरिकल ऑब्जेक्ट। और स्पेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए उन्होंने क्या कहा कि साहब इसका टेम्परेचर है T, और ये क्या कर रहा है? हीट रेडिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? हीट रेडिएट कर रहा है। तो जो रेट ऑफ हीट रेडिएशन है डी क्यू बाई डी टी, इसको क्या बोलेगा? रेट ऑफ हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन ये किसके बराबर है? क्या बोला था उन्होंने कि साहब डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट रेडिएट होगी। टेम्परेचर की पावर 4 के। अरे आया क्या? हाँ या ना? एब्जॉर्बिंग पावर या इमिसिविटी के। तो जब इसको हटाते हैं तो डी क्यू बाई डी टी बराबर सिग्मा आता है कांस्टेंट ई ए टी की पावर 4। दिस इज द लॉ ऑफ स्टीफन। स्टीफन लॉ क्या कहता है? वापस सुन। अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ, हीट रेडिएटेड पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ हीट रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की पावर 4 होता है एरिया के और इमिसिविटी के। सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है। सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8। 5678। देखिए याद करने का तरीका, इसको वैल्यू को याद करने का तरीका 5.67 इंटू 10 की पावर -8 होता है। यूनिट की अगर हम बात कर ले तो देख, ये तो हो गया वाट, हाँ सर, और अपॉन मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर केल्विन की पावर 4। ई कोई यूनिट लेस होती है क्या? ई यूनिट लेस है इमिसिव पावर अपॉन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो एरिया का मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। इसका डायमेंशन वाइमेंशन भी आपसे पूछ लिया जाता है भाई, याद रखिएगा। तो ये है स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8 में कैसे याद रखता हूँ? 5 6 7 8। ओके, अब बात करते हैं आगे की कहानी स्टीफन लो। एक बार फटाफट से देख लीजिए पूरी की पूरी कहानी को। हाँ जी भाई, तो ये बात समझ आ गई कि साहब स्टीफन लो क्या होता है? सिग्मा ई ए टी की पावर 4। अब क्या कहानी होगी सर? मैंने कहा एक बार की बात है कि क्या हुआ कि साहब सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो अलग है। कितना है साहब? मैंने कहा सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, हाँ, और बॉडी का टेम्परेचर T है। यस सर।
अब क्या हो रहा होगा कि ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा और रेडिएट भी कर रहा होगा। यस सर, क्या कर रहा होगा? एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा और रेडिएट भी कर रहा होगा। तो क्या हीट लॉस हो रहा होगा पर सेकंड में? बोलिए भाई हाँ। तो मेरे को निकालना है हीट लॉस पर सेकंड, जो आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। हाँ, वही चीज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं बेटा? हीट लॉस पर सेकंड, यानी कि डी क्यू आर बाई डी टी, ये हम निकालने वाले हैं। अब कैसे करें हम भाई? डी क्यू आर क्या है? मैंने कहा हीट लॉस है, ऐसे ही नाम दे दिया है, टेंशन ना लो। नाम ही मत दो तुम तो यार, ऐसे ही रख लो बेटे कि साहब कितनी हीट एब्जॉर्ब करी इसने। मैंने कहा इसने करी, देखिए डी क्यू ए बाई डी टी। सिग्मा ई की जगह क्या एब्जॉर्ब करेगा? तो इमिसिविटी की जगह ए आ जाएगा। यस सर, ए टी एस की पावर 4। कितनी हीट रेडिएट करी पर सेकंड में? कि साहब सिग्मा ई ए टी की पावर 4 नहीं आया। अरे भाई, हीट रेडिएटेड पर सेकंड कितना होता है? सिग्मा ई ए टी की पावर 4। एब्जॉर्ब इतना किया, तो लॉस कितना हुआ? लॉस सर डी क्यू आर बाई डी टी माइनस डी क्यू ए बाई डी टी। अरे इसमें से ये घटा दो यार, क्या है? क्या E और A बराबर है? यस, इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है? इक्वल होता है। आओ भाई, तो जो लॉस आया डी क्यू बाई डी टी बोल दो इसको मैं, क्या है ये? लॉस। ये जो लॉस है, हीट लॉस पर सेकंड है, ये है साहब सिग्मा ई ए टी की पावर 4, टी की सॉरी टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बोलिए, कैसी भी, कोई सी भी है क्या? अब आपसे कहे कि साहब ऐसा करिए, सर आप ये भी पढ़ा के आए हो कि पढ़ के आए हो? अरे मैंने कहा आपकी बात करिए कि क्या, कि Q इक्वल टू क्या एम एस डेल्टा टी होता है? हाँ, तो डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी होगा। यस सर। अरे हाँ या ना? हाँ। पर क्या ये लॉस हो रहा है? हाँ। तो क्या माइनस एम एस डी टी लिखा जाएगा इसको अपॉन छोटा डी टी? क्या डी टी ने डी टी को मार दिया कि नहीं रे? नहीं मारा है। सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, डी टी ये टेम्परेचर है और ये टाइम है, अपॉन छोटा डी टी सिग्मा ए अपॉन एम एस। एम मास है और बॉडी का, एस स्पेसिफिक हीट है, टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। बेटे हाँ जी सर, ये है रेट ऑफ कूलिंग। dt बाई डी टी टेम्परेचर पर सेकंड में कितना फॉल हो रहा है, इसे ही बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ कूलिंग बोलते हैं साहब। आया क्या? अब ध्यान से सुनना। सर हमने तो न्यूटन्स लॉ तो अलग ही पढ़ा था कुछ। मैंने कहा हाँ पढ़ा होगा भाई, वो भी सिखाते हैं। वो क्या है कि कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। कैसे सर? मैंने कहा देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या था भाई? न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग यही कहानी है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। डरे नहीं उससे। क्या चीज है ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग? मैंने कहा देखो, ये जो आया माइनस डी टी अपॉन छोटा डी टी, क्या है ये? सिग्मा ई ए अपॉन एम एस। और ये क्या है साहब? टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। ठीक है सर। मैंने कहा ये यही न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग है। हाँ, इसका भी अप्रोक्सीमेशन है न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। ये एक्चुअल में न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग यही है, पर अप्रोक्सीमेशन लेकर फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को दिया जाता है कि क्या? सुनिएगा, ये बात समझ आ गई ना? तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के लिए मैं बनाता हूं क्या, कि एक ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें बेटे। ये लो सब, अगर बाहर का टेम्परेचर कितना है? टी नॉट है। क्या है? टी नॉट है।
और जो डिफरेंस है क्या है, जो डिफरेंस है वो कितना है साहब? मैंने कहा वो बहुत स्मॉल है। क्या है? बहुत स्मॉल है। तो जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो टी नॉट प्लस डेल्टा टी है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना हो गया? टी नॉट प्लस डेल्टा टी हो गया साहब। ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ये डेल्टा टी बहुत स्मॉल है। डेल्टा टी क्या है? स्मॉल है साहब। और टी नॉट क्या है? सराउंडिंग टेम्परेचर है। सराउंडिंग टेम्परेचर बाहर का। अब अगर ये कहानी है तो लगाइए साहब वो, मैंने कहा माइनस डी टी अपॉन छोटा डी टी बराबर क्या? सिग्मा ई ए, हाँ सर, अपॉन एम एस। ये क्या आ जाएगा भाई? यार इस एम एस को पूरा मैं के लिख दूं, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। सिग्मा ई ए एम एस पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है, लिख देंगे सर। टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4, यस सर। माइनस डी टी अपॉन छोटा डी टी बराबर ये के लिख दिया। और इसको लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी है, ये टेम्परेचर ऑफ बॉडी है। ठीक है सर। क्या आया? टी नॉट प्लस डेल्टा टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4, यस सर। अच्छा के क्या है भाई? के को यहां लिख देता हूं मैं, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस को हमने के कंसीडर कर लिया है। थोड़ी थोड़ी बातें और आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाते चलो के। यहां से मैं टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले रहा हूं, ले लो सर। ले लिया है। यहाँ 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। अरे नहीं आया सर, इसमें से भी तो आ गया कॉमन, तो पूरा लिया है आपने। हाँ तो ये -1। ठीक है साहब, इसमें से पूरे में से टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लिए हैं बेटे। अब आप ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस एक्स की पावर n है। क्या ये यहाँ पे बाइनोमिनल एक्सप्रेशन दिख रहा है? यस सर, बिल्कुल दिख रहा है। कैसे बेटे? डेल्टा टी छोटा है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस डी टी अपॉन छोटा डी टी बराबर के टी नॉट की पावर 4 1 प्लस डेल्टा टी, सॉरी ऐसे 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट। बोल दिया, बोलता रे बेटे, माइनस डी टी अपॉन छोटा डी टी बराबर, इसने इसको मार दिया। यस सर, के टी नॉट की पावर 4, हाँ सर, 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट, इसने इसको मार दिया। तो माइनस डी टी अपॉन छोटा डी टी, ये आया अपने पास कितना? के टी नॉट का क्यूब डेल्टा टी और ये 4। यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो बोले पहले, आराम से देख ले। अब एक्चुअली होता क्या है साहब कि इसके भी दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कि भी कितने तरीके से? दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। सबसे आसान क्वेश्चन जो आता है पहले वो सिखाता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। कि मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या 4k और टी नॉट का क्यूब कांस्टेंट है? ये तो कांस्टेंट है सारा। अरे सराउंडिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखिएगा, माइनस डी टी अपॉन छोटा डी टी बराबर 4k टी नॉट का क्यूब है और ये डेल्टा टी। हम इसको छोटा k लिख देते हैं। ऐसा क्या? 4k टी नॉट क्यूब को ऐसा हमने मान लिया। मान लो सर, आपकी इच्छा है, डी टी अपॉन डी टी। दो चार लोग कैसे के काट रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काटते रहो। ये कहानी है साहब। अब अगर डेल्टा टी छोटा है, डेल्टा टी छोटा है, मतलब कि अगर डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस तक है, कितने तक? 10 डिग्री सेल्सियस तक डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है बेटा? स्मॉल है, लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। देन इस फॉर्मूले का भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे सर? मैंने कहा देखिएगा, माइनस डी टी अपॉन छोटा डी टी इक्वल टू के डेल्टा टी। यस सर। देख भाई, इसको तो लिखेंगे हम क्या? डी टी को टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हाँ सर, और ये टाइम आ गया। जी सर।
टाइम डिफरेंस इतने मिनट में इतना हो जाता है। और ये के डेल्टा टी को क्या लिखेगा भाई? टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना था भाई? टेम्परेचर ऑफ बॉडी था सर, देखिएगा ये रहा, टी नॉट प्लस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी है सर टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टी नोट है। क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टी नोट है। क्या कहानी एकदम क्लियर है? हाँ सर। तो यहां रख दीजिए टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टी नोट। इसको थोड़ा माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन टाइम बराबर के टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टी नोट। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए स्मॉल अप्रोक्सीमेशन के लिए। जब टेम्परेचर डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए भाई। अब यहाँ पे ये इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल, ये टाइम है, ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है। क्लियर है? टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आपसे कहा जाए कि साहब 42 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस होने में कितना, 44 डिग्री सेल्सियस होने में 2 मिनट का टाइम लगता है। तो बताइए 40, अरे भाई उल्टा काहे लिख रहे हो मास्टर? 44 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होने में 2 मिनट लगता है। तो 42 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। और सराउंडिंग टेम्परेचर दिया हुआ है बेटे कितना, टी नॉट दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। क्या सराउंडिंग टेम्परेचर कम होगा तभी तो ठंडा होगा ना भाई? हाँ सर। तो हमने कहा जी हम फॉर्मूला लगाएंगे जी, कि क्या लगाओगे कि साहब टी इनिशियल माइनस टी फाइनल अपॉन टाइम बराबर के टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टी नॉट है। हाँ सर। पर बात ऐसे टेम्परेचर ऑफ बॉडी तो दे ही नहीं रखा सर। मैंने कहा हाँ देख लीजिए टेम्परेचर ऑफ बॉडी दे ही नहीं रखा। एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 44 से 42 होने में 2 मिनट लगता है, 42 से 40 डिग्री सेल्सियस होने में कितना टाइम लगेगा भाई? अब ऐसे क्वेश्चन में टेम्परेचर ऑफ बॉडी कैसे लिखते हैं बेटे? देख, टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बाई 2, यही काम की बात थी इसमें, बस हो गया अब तो देख 44 माइनस 42 अपॉन कितना 2, हाँ सर, इक्वल टू के 44 प्लस 42 अपॉन 2 माइनस टी नोट कितना 30। तो भाई ये तो 1 आ गया इधर, हाँ, और ये 6 और ये 6 अपॉन 2 33 हो गया, 33 माइनस 30। तो सर के की वैल्यू आ गई यहाँ 1/3। देख लो एक बार सोल्व करके, कैलकुलेशन मास्टर ने गड़बड़ वड़बड़ कर दी हो, करी है, बिल्कुल करी है, 100% करी है मास्टर ने गलती। कहा करी भाई? दे क्या, 6 और ये 8, 84/2 है कुछ भी, 84/2, 4 और ये 2, 42, तो ये 12, तो के का वैल्यू 1/12 है। हाँ, अब अगला ये फॉर्मूला लगाया ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए फिर लगाओ। तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल यानी कि 42 माइनस 40/t निकालना है। के का वैल्यू 1/12 और टी इनिशियल प्लस टी फाइनल 42 प्लस 40 अपॉन 2 माइनस का 30, आंसर आ जाना है तुम्हारा। तो सर ये 2/t, ये 1/12 और ये कितना हो गया 2 और ये 82/2 माइनस 30, आंसर निकल जाएगा बेटे, पक्का सोच लो। अरे भाई ये 4 और ये 2 बार 20, 41 टाइम, तो ये 11 आ जाएगा, 11/12 आ जाएगा। तो 12 इधर, 24/11 आ रहा होगा। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? पक्की बात है, सोच लीजिए, देख लीजिए, आराम से आराम से देख लीजिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमाल का। हाँ जी भाई, आंसर निकाला किसी ने इसका? नहीं निकाला क्या? तो निकाल लेते हैं, अगर निकालना हो तो, नहीं निकालना हो तब भी चलेगा भाई। चलिए चलो निकाल ही लेते हैं। क्या है ये भाई? 2 अपॉन कितना है बेटे? ये है सर 2/t इक्वल टू कितना, 1/12 था। यस सर, 1/12, 82/2 माइनस का 30। देख लीजिए एक बार चेक करके फटाफट से, एकदम सही लिखे है।
चलिए भाई काटिए इसको 1/12 और ये हो जाएगा कितना 4 टाइम और ये 1 टाइम -30। अरे आया क्या? यस सर 2/t इक्वल टू भाई इसमें से कितना गया 11 आ गया 11/12 हो गया सर ये तो मैंने कहा जी t बराबर 12/11 इंटू 2 आया ही नहीं है, यानी कि 24/11 जो भी आया है यही आंसर है, जो भी आया है यही आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, मिनट में ही आंसर है वो। चलिए भाई अब स्टार्ट करेंगे भाई केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वैसे तो आपने केमिस्ट्री के अंदर भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बात करी होगी और पढ़ी भी होगी क्या? हाँ या ना? हाँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बहुत छोटा सा चैप्टर है, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे इसको। मैंने कहा सबसे पहले आपको इसमें प्रेशर के बारे में बात करी जाएगी कि साहब प्रेशर, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल ऑफ सिलेंडर पे या वॉल ऑफ कंटेनर पे, उसके बारे में चर्चा, और उसी से सारा चैप्टर चलता है पूरा का पूरा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब उसी से चलता है भाई। प्रेशर से बात होगी, फिर वी आरएमएस होगा, फिर वी एवरेज होगा, और फिर वी मोस्ट प्रोबेबल होगा एमपी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बातें होगी, हाँ। और फिर बेटे इसमें होगा मैक्सवेल एनर्जी इक्विपार्टीशन लो, मैक्सवेल एनर्जी इक्विपार्टीशन लो, और लास्ट इसका है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इतना सा चैप्टर है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि मोटा मोटा आपको ये आना चाहिए बेटे। ये आता है तो पूरा चैप्टर आपका टिप्स पे होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाएं और चीजों को बेहतरीन ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्या कि साहब आइडियल गैस के बारे में अगर कोई बात करे कि साहब आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, तो आंसर है पीवी बराबर क्या? एनआरटी। क्या? एनआरटी। पे प्रेशर है साहब, क्या है बेटे? प्रेशर है सर। वे वॉल्यूम है, वी क्या है बेटे? वॉल्यूम है सर। एन नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल है। एन को नंबर ऑफ मोल को वेट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इक्वल टू एन अपॉन एन ए होता है क्या? अरे बोले हाँ या ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन आवोगाद्रो नंबर। अच्छा आर क्या है साहब? मैंने कहा जी आर गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। आर का वैल्यू 8.314। यस सर। टी टेम्परेचर है। अब आपसे ये कहा जाए कि साहब जो कुछ क्या कि कुछ पोस्टुलेट्स है किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। उन पोस्टुलेट के बारे में अगर मैं बात करूं कि साहब आइडियल गैस क्या होती है, दिखती कैसी है, हाँ, तो ऑल मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस आर स्फेरिकल। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर स्फेरिकल। सभी मॉलिक्यूल कैसे हैं? स्फेरिकल हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर ही लेना है हमें, क्योंकि बहुत टाइनी पार्टिकल होते हैं, टाइनी मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो जिस भी कंटेनर में हम रखते हैं गैस मॉलिक्यूल को, गैस को भरते हैं, उसका वॉल्यूम ही क्या होगा? गैस का वॉल्यूम के बराबर होगा। आपके लिए यही याद रखना है। वो अलग बात है कि थोड़ी सी कहानी चेंज होती है, पर कोई बात नहीं, आप तो यही याद रखिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस नियरली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अच्छा सर। तीसरी कहानी यह है कि किसी भी कंटेनर में अगर गैस भरे है, गैस पार्टिकल भरे हैं, ये गैस पार्टिकल क्या ये कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से कोलिजन करेंगे? यस। और अगर ये कोलिजन करेंगे सर, तो जो ऑल कोलिजन है आर इलास्टिक कोलिजन। ऑल कोलिजन आर इलास्टिक। इलास्टिक। फोर्थ पॉइंट है बेटे यहां पे क्या
कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल क्या होता है? जीरो साहब। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल क्या होता है? जीरो। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल इज जीरो। इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी साहब। अब बात क्या है साहब? इतनी सारी बात होने के बाद हमें क्या करना है साहब कि हम ऐसा करते हैं, कुछ खेल और खेलते हैं। किसके ऊपर? इसके ऊपर, पीवी बराबर एनआरटी के ऊपर। क्या इसको मैं छोटा एम अपॉन कैपिटल एम लिख सकता हूं? अरे बोलो भाई। आर टी, यस सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एम बाई वी रो आर टी अपॉन एम। हाँ सर। ये वॉल्यूम हो गया क्या? हाँ सर। तो रो आर टी बाई एम भी लिख सकते हो फॉर्मूला प्रेशर का, यानी कि इसे गैस वाले आइडियल गैस के फॉर्मूले से आया है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? पीवी बराबर एनआरटी, यस सर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? एन अपॉन एन ए, और ये आर और ये टी। तो ये पीवी बराबर क्या? एन। इसको लिखा मैंने एन के टी। क्या लिखा? एन के टी। अब ये के क्या है? के है बेटा बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एन ए। इसी को बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। के इक्वल टू होता है क्या? आर अपॉन एन ए। ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। अब बात करते हैं प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर। कंटेनर की वॉल पे प्रेशर देखते हैं भाई। चलिए भाई आओ। मैंने कहा हमारे पास एक कंटेनर है साहब, क्यूबिकल कंटेनर है। क्या है बेटे? क्यूबिकल कंटेनर है। ये रहा सर। और इस क्यूबिकल कंटेनर में मान लो एक गैस मॉलिक्यूल है। ध्यान से सुनना, एक के बारे में बात करते हैं। ये इधर जा रहा है Vx से, इधर Vy से, और इधर Vz से। हाँ, कितने साइड का है ये? ए साइड का कंटेनर है। एक मॉलिक्यूल है या बहुत सारे हैं? एन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं? एन। ओके। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? एम है। तो एन मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? टोटल मास कितना आ जाएगा? टोटल मास आ जाएगा साहब कैपिटल एम बराबर एन इंटू छोटा एम। हाँ, ये टोटल मास आ जाएगा। ठीक है साहब, छोटा एन मत करो, नंबर ऑफ मोल समझ लोगे तुम भाई। एन। ओहो, ओह, ओहो, ये तो ऐसा बना है। हाँ, अब बात करते हैं साहब कि यार ये गैस मॉलिक्यूल, अब देखिए कोलिजन क्या होगा। आपको क्या निकालना है साहब? प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में सोचिए। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है साहब, ये रहा साहब प्रेशर कितना कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब इस वॉल का एरिया तो साहब ए स्क्वायर है। हाँ, तो एरिया तो साहब ए स्क्वायर है, पर मैं फोर्स कैसे लेकर आऊं? मैं फोर्स कहां से लाऊं सर? सोचो फोर्स कैसे लाएंगे? फोर्स के लिए हमने न्यूटन साहब को याद किया। उनसे कहा कि साहब डीपी बाई डी होता है फोर्स। हाँ, क्या होता है? डीपी बाई डी। अच्छा, ये होता है सर डीपी बाई डी। मैंने कहा हाँ। तो एक्चुअल में क्या एमए नहीं लगाएंगे सर? मैंने कहा एक्सेलरेशन पता ही नहीं है भाई। तो फिर क्या? मैंने कहा हमें ये पता है कि ये मॉलिक्यूल है, एक्स डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, दीवार से टकराता है, भजाड़, फिर वापस आता है, ऐसे आता है, फिर इस दीवार से टकराता है, फिर घूमता है, फिर इधर आता है। हाँ, तो ये नंबर ऑफ कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। हाँ, पर हम तो एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये जा रहा है इधर, गया, टकराया, टकराते इसका मोमेंटम चेंज होगा। हाँ, अब ये कितना मोमेंटम है? mv। वापस आते टाइम कितना होगा? माइनस का mv। वाई? ऑल कोलिजन आर इलास्टिक कोलिजन।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि साहब P इनिशियल कितना होगा, बोलो Vx, यानी कि P इनिशियल की बात करें x डायरेक्शन में तो P इनिशियल mVx, और टकराने के बाद बेटे ये ऐसे जाएगा और ये m, तो P फाइनल कितना होगा, -mVx। हाँ, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, डेल्टा P -2mVx। अरे आया, ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है सर। क्या बता रहा है, डायरेक्शन। अरे चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल। अरे बोल, P फाइनल माइनस P इनिशियल। चलो सर, डीपी तो आ गया, dt कहां से लाओगे टाइम, तो वापस देख, मैं Vx से जा रहा हूं, टकराया, फिर अगली जो कोलिजन होगी वो कब होगी, इसी वॉल से मैं आया, टकराया, कितना चला a, फिर आया, फिर कितना चला a, कितना हो गया 2a, फिर चला कितना 3a। ओहो, 3a नहीं चला है, वापस देख, उस कॉलिजन के बाद अगली सक्सेसिव कॉलिजन कब होगी वो टाइम निकालना है। हाँ, तो देख ये मॉलिक्यूल टकराया, हाँ, कितना चला a, फिर आके इसी दीवार से टकराएगा, कितना चला 2a। तो देख बेटे, टाइम क्या, डिस्टेंस कितना 2a अपॉन वेलोसिटी vx, नहीं आया, आया है, ले तेरा प्रेशर आ गया, कौन सी डायरेक्शन का, फोर्स एक्स डायरेक्शन का, क्या 2mvx अपॉन टाइम कितना 2a, और ये vx नीचे, तो fx कितना आया बेटे 2m, 2 से 2 तो कट गया सर, m vx स्क्वायर बाई a। कोई दिक्कत है क्या, सिमिलरली ऐसे सेम टू सेम, सिमिलरली क्या आ जाएगा, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में कितना आएगा, Fy इक्वल टू कितना, m vy स्क्वायर बाई ए, और Fz कितना, m vz स्क्वायर बाई ए। यहां तक कोई दिक्कत, कैसी भी, किसी को भी, क्योंकि ये डेरिवेशन समझ आया तो पूरा चैप्टर समझ आएगा, और ये नहीं आया तो नहीं आएगा। हाँ या ना, हाँ, अब देखो भाई, हाँ, अब देखो भाई, क्या करे, मैंने कहा एक्स डायरेक्शन का प्रेशर कितना सर, फोर्स अपॉन एरिया ए स्क्वायर, यानी कि पी एक्स इक्वल टू एम वी एक्स स्क्वायर बाई ए अपॉन ए स्क्वायर, तो पी एक्स आ गया सर एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। सिमिलरली पी वाई लिख दे, पी वाई आ गया सर एम वी वाई स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ले भाई। सिमिलरली पीजेड लिख दे यार, एम वीजेड का स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, ले भाई, हो गया भाई। सर ये तो तीनों डायरेक्शन का आया, हाँ, बट हम जानते हैं, वी नो देट क्या बेटे साहब, नेट प्रेशर क्या पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड बराबर पी है, हाँ, ऑल डायरेक्शन में प्रेशर कैसा लगेगा, सेम। तो क्या मैं नेट प्रेशर लिखूंगा जो पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड लिखा जाएगा, क्या नेट प्रेशर 3p के बराबर आएगा, यस सर, प्लस पी वाई प्लस पी जेड। तो देख जो नेट प्रेशर आया वो 1/3 पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड आया, तो P बराबर 1/3 एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस एम वी वाई स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस एम वी जेड स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। अरे आया ना, हाँ या ना, आया है,
अब देख बेटे, 1/3a³, m को मैंने बाहर ले लिया, ये है vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर। हाँ सर, अब ध्यान से सुनना, यहीं से खेल चलेगा पूरा, इसको देख आराम से। कोई तकलीफ हो तो पूछे, नहीं है तो बस आगे बढ़ेंगे। और आपके अब लाइव डाउट सेशन चल रहे हैं, जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उनके, तो तैयार रहे आज शाम को भी। मतलब ये लेक्चर तो आपको बाद में मिलेगा यार। हाँ, कोई बात नहीं, कल शाम को तैयार रहें। क्लियर है? आज नहीं मिलेगा ना, कल, कल शाम को, सैटरडे को होता है ना अपना, ना अपना तो बुधवार को है यार, वेनसडे को। कोई बात नहीं, पर प्रिपेयर हो जाना, मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। हाँ, अब यार ये एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बेटा? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है साहब? मैंने कहा मैं आपसे कहूं कि 3, 6, 8 ऐसे कोई नंबर है आपके पास वेलोसिटी का, आपसे कहे कि साहब इनका एवरेज निकालो, तो आप 3 + 6 + 8 अपॉन 3 कर दोगे? हाँ सर। मैंने कहा स्क्वायर का एवरेज निकालो, तो आपने कहा कि साहब स्क्वायर करके एवरेज कर दो, 6 + 8 का स्क्वायर अपॉन 3। हाँ, ये देखिए मैंने कहा रूट ले लो इसका। क्या ले लो? रूट ले लो। आपने क्या किया? स्क्वायर का एवरेज निकाल के रूट ले लिया, तो इसको बोला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यही क्या है? VRMS। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या है? हमें एवरेज लेना आता है, मीन लेना आता है, कि ले लिया साहब एक एग्जांपल, फिर मैंने कहा स्क्वायर का एवरेज लो, ले लिया, फिर उसका रूट ले लो, वही रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो आपसे कहा जाए कि साहब Vx, Vy और Vz तीन वेलोसिटी हैं, इससे कितने मॉलिक्यूल चल रहे हैं? गैस के कितने मॉलिक्यूल है? n मॉलिक्यूल है। तो इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा कि साहब एवरेज का स्क्वायर करो, तो हमने कहा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने? n। रूट ले लो साहब, तो ये क्या आ जाएगा? ये VRMS आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई? आप कहोगे कि सर ये तो 3 है, मैंने कहा बेटे 3 नहीं है, वो तो एक मॉलिक्यूल के पास 3 डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं? n मॉलिक्यूल हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ डिजिट का भाग देते हैं ना, डिवाइड करते हैं, हाँ या ना एवरेज में? हाँ, 3 डिजिट तो 3 का डिवाइड किया, 4 होती तो 4 का करता, तो n है तो n का। यही खेल हम यहाँ खेलने वाले हैं। देखिए मैंने कहा प्रेशर m/a³। हाँ सर, ये 3b, Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया सर। हाँ, ये क्या है सर? ये VRMS स्क्वायर है। कैसे सर? Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर अपॉन n। रूट लेंगे तो ये तो हट जाएगा, स्क्वायर करते रूट हट गया। तो देख बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला चमका है कितना, ये देख, VRMS स्क्वायर। ये n इंटू एम क्या है? टोटल मास। इसको क्या लिख दूं मैं? टोटल मास। टोटल मास, टोटल मास बेटे। तो देख क्या फॉर्मूला आया है, P बराबर m/3a³ इंटू VRMS स्क्वायर। यही वह फॉर्मूला है जिससे पूरा चैप्टर चलेगा। आराम से देख ले, यही वो फॉर्मूला है जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर चलने वाला है। पूरा का पूरा चैप्टर चलने वाला है, इससे इससे चलेगा भाई पूरा का पूरा चैप्टर। अब देख, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये देखिएगा, P बराबर कैपिटल m/3a³ VRMS स्क्वायर। ये a³ क्या है? ये वॉल्यूम है। किसका? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है।
यानी कि v बराबर a क्यूब है, वेलोसिटी नहीं है, हाँ, और v RMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, m टोटल मास है, टोटल मास है। चलिए फॉर्मूले को वापस बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। m अपॉन 3v RMS स्क्वायर। v ने v को नहीं मारा है, एक वेलोसिटी और एक वॉल्यूम है। मुझे नहीं लगता कि इस डेरिवेशन में आपको कोई दिक्कत हो। 11th में आपके लोकल एग्जाम में ये पूरा का पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है, 5 मार्क्स आपके बन गए हैं। अब बात करते हैं अपनी कहानी पर। क्या P बराबर m अपॉन 3v इंटू वी RMS स्क्वायर? हाँ सर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3PV बराबर mv RMS स्क्वायर? हाँ सर। तो मैं आपसे कहूं कि साहब ये तो याद होना ही चाहिए, हाँ, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या कि सर देखो mv RMS बराबर 3PV, हाँ 2 से डिवाइड कर दो साहब। क्या कर दो? 2 से डिवाइड। ये काइनेटिक एनर्जी दिख रही है? हाँ सर। कितना कितना आया? 3/2 PV। बहुत सुंदर। PV बराबर क्या होता है सर? PV बराबर NRT, 3/2 NRT लिख सकता हूं? यस सर, यस यस यस। मैंने कहा क्या ये भी लिख सकता हूं 3/2 NKT? यस सर। ये अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए तो 3/2 NRT, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए तो 3/2 NKT। कब कौन सा लगाना है समय के साथ, डाटा के साथ पता चलेगा, याद रख लीजिए, नहीं रखो तो बनाना आता है। प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है तो ये, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो ये। आया क्या? आया है पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, पीवी बराबर क्या होता है? NRT। हाँ सर, क्या होता है? NRT होता है सर। अच्छा, ये भी होता है? मैंने कहा हाँ, ये भी होता है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आराम से देख लीजिए, कोई तकलीफ है तो। हाँ भाई, तो 3RT/m के बारे में, हम VRMS के बारे में बात कर रहे थे। आइए निकालते हैं क्या कि हम जानते हैं साहब 3PV बराबर क्या था? mv/RMS का स्क्वायर, हाँ या ना? अच्छा, मैं PV को क्या लिख सकता हूं? NRT लिख सकता हूं साहब? यस सर। बराबर क्या? m, ये टोटल मास है भाई, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये टोटल मास VRMS का स्क्वायर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं छोटा m अपॉन कैपिटल M RT? यस सर। अरे छोटा m अपॉन कैपिटल M? यस सर। mv/RMS का स्क्वायर, इसने इसको मार दिया तो VRMS बराबर क्या? 3RT/m का रूट। आया क्या? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 3RT/m। सुनिएगा, VRMS का फॉर्मूला जो आपको याद रखना है 3RT/m होता है। और ये R एक तो गैस कांस्टेंट है, M मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है। अच्छा, और T टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन है। अब सुनिए, अगर आपसे कोई एवरेज पूछे, आपसे मोस्ट प्रोबेबल पूछे, एवरेज तो होता है बेटा 8RT/πm रटना है, और ये मोस्ट प्रोबेबल मैंने कहा 2RT/m। अब सुनिए ये क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि साहब 1, 3, 6, 8 ये वेलोसिटी दे रखी है। एग्जाम्पल देखना, मैं आपसे कहूं बेटा एवरेज निकालो, तो आप 1 + 3 + 6 + 8/4 करोगे, एवरेज ये आ गया।
एवरेज का मतलब ये वाला एवरेज। तो गैस में ये फॉर्मूला होता है। फिर आपसे कहो अरे सर इसमें कुछ अलग करो भाई, मैंने कहा लो 3 3 कर लो, 3 अच्छा लगेगा। मैं आपसे कहूं कि वे RMS निकाले, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का 4 अपॉन रूट अपॉन 4 इंटू रूट, ये VRMS है। मोस्ट प्रोबेबल का क्या मतलब है? मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम स्पीड नहीं है, VMP का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल मैक्सिमम नहीं है, वो स्पीड जिसके सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है। कौन? 3 के 2 मॉलिक्यूल है तो 3 आएगा। क्लियर? अब वापस सुनिए, VRMS वापस लिखता हूं, √3 RT/m। हाँ सर, इन तीनों में रिलेशन पूछा जाता है तो याद रखिए राम, क्या? राम। वी आर सबसे ज्यादा, फिर वी एवरेज और फिर वी मोस्ट प्रोबेबल। वी आर सबसे ज्यादा, फिर एवरेज। देखिए ये 3RT/m होता है, ऐसे ही देख लीजिए, 3 टाइम है, और ये 8RT/m है। हाँ सर, 3 का डिवाइड करोगे 2 से कम आएगा, मतलब 2 3 से कम और 2 से तो ज्यादा आएगा। हाँ सर, और ये तो 2RT/m ही होता है। हाँ या ना? इंपॉर्टेंट है, TMR कर लीजिएगा, ट्रिक है राम, ट्रिक है राम। जय श्री राम, जय श्री राम, राम। अब है साहब, इतनी सारी कहानी होने के बाद मैंने कहा सुनिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ गैस, टोटल एनर्जी ऑफ गैस। गैस के पास टोटल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, पोटेंशियल एनर्जी गैस का 0 है, काइनेटिक एनर्जी गैस का मैंने कहा अभी निकला था 3/2 nRT बोलो, या फिर 3/2 NKT बोलो, तो हमने nRT लिख दिया साहब। अब चिंता की बात क्या है कि साहब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। हाँ, तो जो टोटल एनर्जी होगी वही तो इंटरनल एनर्जी होगी, तो एक ही बात है बेटा, इसे ही इंटरनल एनर्जी कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अच्छा सर, ठीक है, ये भी सही है सर। अब आगे बताइए सर क्या किया जाए? मैंने कहा सुन, हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। कौन सी? डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटे। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है सर? ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैंने कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ी आसान सी चीज है। देर आर 3 टाइप ऑफ गैस, मोनो, डाया और ट्राया, ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है। हाँ सर, इनके एक गैस मॉलिक्यूल है सिंगल सिंगल, ठीक है। तो मान लो ये मोनोएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि हाउ मेनी वे, कितने अलग अलग तरीके हैं जिनसे कोई भी गैस मॉलिक्यूल अक्वायर कर सकता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे गैस मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में जाएगा, हाँ, वाई में जाएगा, हाँ, जेड में जाएगा, हाँ। तो देर आर 3 वे जिनकी वजह से ये काइनेटिक एनर्जी अक्वायर कर सकता है, ये ये ये। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको एफ से डिनोट करते हैं 3 है, और 3 क्या है? ट्रांसलेशनल है, 3T, 3 ट्रांसलेशनल। मैंने कहा डाई एटॉमिक है, जैसे साहब वो 2 है। हाँ सर, तो डाई एटॉमिक का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हाँ, जैसे ये पेन है। हाँ, अब ये एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई में जाएगा, जेड में जाएगा। तो 3 तो इसके पास किसका हो गया बेटा? 3 ट्रांसलेशनल हो गई। हाँ, पर क्या ये रोटेट भी हो सकता है? हाँ देख, ये ऐसे रोटेट हो सकता है, हाँ, ये ऐसे रोटेट हो सकता है। हाँ, कैसे रोटेट हो सकता है? ऐसे, यानी कि वाई डायरेक्शन से, और जेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी।
तो 2 रोटेशनल की, पर x से रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 0। तो 3 तो रोटेशनल है, टोटल इसके पास 5 आ गई, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ट्राई एटॉमिक क्या है साहब, मैंने कहा CO2 है, हाँ, O3 है, हाँ। अब देखिए CO2 और O3 दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर है। CO2 का स्ट्रक्चर ये होता है साहब, हाँ, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर है, हाँ। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है इसका, लीनियर। अरे क्या है इसका स्ट्रक्चर, लीनियर है सर, लीनियर स्ट्रक्चर। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो 3 तो ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसका, टोटल 5। कितना हो गया, 5। पर अगर O3 की बात करें तो इसका साहब ये होता है, भाई इतनी केमिस्ट्री ना आती है, पर देख लो 3 तो ट्रांसलेशनल हो जाएगी और 3 रोटेशन। एक ट्राइंगल को घुमाओगे, ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो और ऐसे भी घुमा सकते हो, तो 3 ही इसका रोटेशनल हो गया है। तो डिग्री डी और एफ कितना आ गया इसका बेटा, 6 आ गया, 3 + 3। हमारे फिजिक्स में यही काम आता है, सुनिएगा, हमारे मैक्सिमम मोनो और डाया ही काम आता है, ट्राई का इतना बात नहीं होता है। मोनो एटॉमिक का 3 याद रखना है, डाई का 5 याद रखना है। टेम्परेचर के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होता है, हमारे कोई काम का नहीं है, टेंशन ना ले। अच्छा, अब बात करते हैं किसके, कि साहब मैक्सवेल साहब आए। कौन आए, मैक्सवेल साहब। मैक्सवेल साहब आए, मैक्सवेल एनर्जी इक्यू पार्टीशन लो। उन्होंने इक्यू पार्टीशन लो दिया, मैंने कहा हाँ, अब देख तेरे को पहले से ही आता है वो, कैसे सर, मैं आपसे कहूं कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। सर अभी निकाली थी हमने कितनी, 3/2 nRT, n मोल के लिए, हाँ, 3/2 nRT। एक मोल में कितनी है, 3/2 nRT, हाँ। मोनो एटॉमिक में कितने एटम होते हैं, एक एटम की एनर्जी कितनी है साहब, 3/2 nRT, हाँ। कितनी है, 3/2 nRT। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3। क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, एनर्जी, एनर्जी इन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3/2 nRT सर, यस सर। तो एनर्जी इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बोलता जा, एनर्जी इन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा बेटे, सर 3 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 nRT, हाँ। तो मैं आपसे कहूं कि एनर्जी इन F डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, सर F से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओ हो, आया, आया सर। ये क्या है, ये बता रहा है कि साहब जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उतनी एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3/2 nRT, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1/2 nRT होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम में F/2 nRT, हाँ। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना एनर्जी। यही बात बोली किसने, मैक्सवेल साहब ने, कि साहब एनर्जी इन F डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है NFRT/2। क्या है ये, नफरत बटे 2, क्या, नफरत बटे 2। नफरतों के शहर में अपनों के डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे हैं। अच्छा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बोलता जा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा सर, DU बराबर NFR/DT/2, क्लियर।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत कैसे भी? तो हमने मोटे मोटे जितने भी टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए हैं। अब प्रैक्टिस सेशन में, लाइव डाउट सेशन में हम क्या करेंगे, इसके पीवाईक्यू कर रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो लाइव डाउट सेशन को अटेंड करना मत भूलिएगा। क्लियर? तो आज की कहानी को यहीं खत्म करते हैं इसको, और मिलते हैं अगले सेशन में। होमवर्क आपका क्या रहेगा भैया? ये क्या है, इतने खाली स्लाइडें हैं इसमें, अभी निपटा देंगे इनको। तो होमवर्क आपका रहेगा बेटा, डीपीपी करिएगा और पीवाईक्यू करिएगा, और मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स के साथ हीट एक्सपांशन भी देखने वाले होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मस्त रहें।